नमस्कार दोस्तों, बैंकर्स पॉइंट आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारी पहली क्लास है नए शेड्यूल के हिसाब से। आप लोगों ने बोला सभी लोगों ने कि सर टाइम के हिसाब से क्लासेस होनी चाहिए, हमें पता ही नहीं चलता, तो उसके हिसाब से हम लोगों ने एक शेड्यूल लॉन्च किया है। उम्मीद करता हूँ सभी लोगों ने देख लिया होगा। अगर शेड्यूल नहीं देखा है तो एक बार इधर फोटो दिखाई देगी आप लोगों को, एक बार आप शेड्यूल देख लीजिए, उसके बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सभी ने शेड्यूल देख लिया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। कम्युनिटी टैब के अंदर भी ये आप लोगों को मिल जाएगा। शेड्यूल की जो फोटो है पूरी की पूरी आप लोगों को मिल जाएंगी। इसमें आरआरबी के लिए क्लासेज हैं, बैंक पीओ एलआईसी डब्ल्यूए के लिए क्लासेज है, इंग्लिश मैथ्स रीजनिंग जीएस जीके सारी चीज़ों के लिए यहाँ पे क्लासेज अरेंज की गई हैं। तो एक बार आप उसको देख लीजिएगा और उस हिसाब से आप लोगों को क्लासेज अवेलेबल होंगी। आज की जो हमारी क्लास का डिस्कशन है, ये एक पहली क्लास है। एक तरीके से हम लोग एक नई शुरुआत के अंदर जा रहे हैं। पूरा का पूरा सिलेबस हम लोग आप लोगों के लिए कराने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए पहली ये क्लास, इसलिए मैंने इसको जस्ट इंट्रोडक्शन क्लास रखा है कि हम लोग पहले एक रास्ता तय कर लें कि किस रास्ते पे हमें चलना है, उसके बाद में चलना स्टार्ट करेंगे सभी लोग साथ के अंदर। तो इस वीडियो में मैं जनरली आप लोगों से बात करूंगा, अगर आप बैंकिंग सेक्टर में एलआईसी डब्ल्यूए के लिए मैथ्स और रीजनिंग की अगर तैयारी कर रहे हैं तो किस तरीके से आप लोगों को तैयारी करनी चाहिए, सिलेबस क्या है, बुक्स कौन सी आप लोगों को कंसल्ट करनी चाहिए, आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। और सबसे बड़ा क्वेश्चन जो मैंने कमेंट्स के अंदर एक एनालाइज किया है कि जो सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है कि सर सब कुछ हो रहा है लेकिन स्पीड इंप्रूव नहीं हो रही, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो डिस्कशन के पॉइंट ये सारे कुछ रहेंगे। तो बैंक एग्जाम्स के लिए आपको मैथ्स और रीजनिंग की तैयारी कैसी करनी है एक आइडिया मिलेगा, और आप लोगों को एक रास्ता हम लोग दिखाने की कोशिश करेंगे कि इसके ऊपर आप लोगों को चलना है तो आप लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर कर पाएँ। तो देखो एक बार ओवरव्यू बता देता हूँ कि सिलेबस हम लोग किस किस का डिस्कस करने वाले हैं, मैथ्स और रीजनिंग का। ठीक है, बाकी जो इंग्लिश वगैरह बाकी सब्जेक्ट है वो आप लोगों का संदीप सर देखेंगे, इंग्लिश का वो बता देंगे। बुक्स भी मैं यहाँ पे मैथ्स और रीजनिंग की बता दूंगा, और स्ट्रेटेजी में बताऊंगा कि आपको किस तरीके से आपका जो डेली का शेड्यूल क्या होना चाहिए मैथमेटिक्स और रीजनिंग को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सिलेबस में आप लोगों के साथ में सबसे पहले मैं रीजनिंग का सिलेबस डिस्कस कर देता हूँ। ठीक है, एक एक टॉपिक वाइज बात करते हैं, एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट से लेके नीचे तक चलेंगे। रीजनिंग में सबसे बड़ी जो दिक्कत है ना स्टूडेंट की, वो है पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, अभी जो पजल और सिटिंग अरेंजमेंट है ना, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम बना हुआ है आजकल, बहुत सारे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम बना हुआ है। और एक इसके साथ एक दिक्कत और भी है, क्या ये टॉपिक जो है ना, ये 50 से 70% के बीच में पेपर यही टॉपिक कवर कर जाता है रीजनिंग का, इसलिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। अब हम लोग इस टॉपिक को किस तरीके से टैकल करें इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। देखो एक बात मैं आप लोगों को क्लियरली बोल देना चाहता हूँ कि मैथ्स आप लोगों को पजल और सिटिंग अरेंजमेंट, मैथ्स और रीजनिंग में कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो आपको कोई नहीं पढ़ा सकता, मैं भी नहीं पढ़ा सकता, कोई और टीचर भी नहीं पढ़ा सकता। उन्हीं में से एक टॉपिक है पजल और सिटिंग अरेंजमेंट। इसमें हम आप लोगों को एक अप्रोच दे सकते हैं कि यार इस अप्रोच से आप लोग क्वेश्चन को तैयार करने की कोशिश करो, क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो। एक तरीका बता सकते हैं हम लोग आप लोगों को कि एक फिक्स तरीका ऐसा हो जाए कि आपको पजल को देख के पता चल जाए कि आपको स्टार्टिंग कहां से करना है, एक के बाद कौन सी इंफॉर्मेशन को किस तरीके से रिलेट करके यूज, हम लोग वो बता सकते हैं। लेकिन हम लोग आपकी स्पीड इंप्रूव नहीं करा सकते, हम लोग ये इंप्रूव नहीं करा सकते कि आप टेबल मतलब 10 सेकंड में बनाते हो या 30 सेकंड में बनाते हो। ठीक है, कई लोग तो टेबल बनाने में ही ऐसे बहुत ज़्यादा टाइम निकाल देते हैं। ठीक है, इन्फॉर्मेशन को एक्स्ट्रा में जब लिखते हैं हम लोग, जो मैं आपको पजल सेटिंग, तो उसमें आप लोग कितना टाइम लगाते हैं। आप लोग जब पजल करते टाइम स्टार्टिंग पॉइंट क्या सही पकड़ते हैं या नहीं पकड़ते हैं वो हम सिखा सकते हैं। अगर सही स्टार्टिंग पॉइंट पकड़ोगे तो एक केस में या 2 केस में क्वेश्चन हो जाएगा। गलत स्टार्टिंग पॉइंट पकड़ लिया, गलत इंफॉर्मेशन को शुरू में यूज में ले लिया, तो आप लोग वहां पे बहुत सारे केसेस बन जाएंगे, 5-6 केस बन गए, फिर वो तो होगा ही नहीं क्वेश्चन वहां पे एग्जाम के अंदर, क्योंकि टाइम बड़ा लिमिटेड होता है। इसके अलावा एक प्रॉब्लम और है यहाँ पे, एक प्रॉब्लम ये है कि क्वेश्चन बहुत बड़ा होता है, क्वेश्चन बहुत बड़ा आता है तो एग्जाम में हम लोग उसको बार बार पढ़ते हैं। तो भाई उसको क्यों बार बार पढ़ना है, तो उसके समाधान हम लोग आप लोगों को बता सकते हैं कि आपको बार बार नहीं पढ़ना है, क्वेश्चन को एक बार में ही पढ़ के सोल्व कर सकते हैं। इसके लिए मैंने पहले ही वीडियोस बनाए हुए हैं, अब शेड्यूल के हिसाब से मैं नए में भी वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आऊँगा इसके लिए। तो ये चीज़ें हम लोग सीख सकते हैं। ठीक है, तो मेरी तरफ से मैं ये आप लोगों के लिए कर सकता हूँ, मैं आपको स्टार्टिंग पॉइंट बता सकता हूँ कि यहाँ से स्टार्ट होगा, उसका आइडिया कैसे लगता है आप लोगों को वो बता सकता हूँ। आपस में जो इन्फॉर्मेशन होती है इसको इंटरलिंक करके कैसे आप लोग आगे बढ़ सकते हैं क्वेश्चन के अंदर, आप लोग कौन सा ऐसी अप्रोच लगा सकते हैं जिससे क्वेश्चन आपका एटलीस्ट गलत नहीं होगा, चाहे आप लोगों का टाइम 1 मिनट का फालतू लग जाए। ठीक है, इसके अलावा मैं ये सारी चीज़ें आपको अरेंज्ड वे में कैसे करनी है ये सारी बता सकता हूँ, लेकिन मैं स्पीड ये नहीं बता, पजल सिखा नहीं सकता मैं आप लोगों को कि पजल कैसे करनी है। मैं आपको एक रास्ता बता सकता हूँ कि पजल को इस तरीके से टैकल कीजिए। सीखना पजल आपको ही पड़ेगा, उसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, 10 पजल और 10 सिटिंग अरेंजमेंट, ये आप लोगों को रोज
रोज करने पड़ेंगे। 20 क्वेश्चन आज से ही हैबिट बना लो, अभी से हैबिट बना लो। मैं तो पढ़ाऊंगा इनको अप्रोच, मेरे पुराने वीडियोस पढ़े, वहाँ से आप लोग अप्रोच निकाल लो और वहाँ से उसको निकालने की कोशिश करो। और अभी नहीं पता है तो मैं जब पढ़ा दूंगा आने वाले टाइम के अंदर, उसके बाद से आप लोग 10-10 क्वेश्चन एटलीस्ट सिटिंग अरेंजमेंट और पजल के आप लोगों को रोज के रोज निकालने, स्पीड अपने आप बनेगी। लेकिन उसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो सही अप्रोच है ना उसके साथ निकालने, क्योंकि रैंडम तरीके से भी हो जाती है कई बार सिटिंग अरेंजमेंट पजल, लेकिन वो रैंडम तरीका हर क्वेश्चन में तो अप्लाई होता नहीं है, हर क्वेश्चन में तो लगेगा नहीं आप लोगों का। इसलिए एक सही अप्रोच जो मैंने बहुत सारी वीडियोस में बता रखी है, आने वाले टाइम में जब क्लासेस लगाऊंगा तब बताऊंगा, उस अप्रोच से दोनों क्वेश्चन, ये 10-10 क्वेश्चन लगाने। शुरू में 20 क्वेश्चन का मतलब 10 क्वेश्चन का मतलब ऐसे मतलब है ना 2 पजल निकालनी, 1 पजल में 5 क्वेश्चन नहीं, 10 पजल और 10 सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, ये आप लोग 20 क्वेश्चन रोज निकालने की कोशिश करो। अगर टाइम ज्यादा लग रहा है, एकदम से आप बिगिनर हो, तो अल्टरनेट डे पे कर लो। एक दिन 10 पजल लगा ली, एक दिन 10 सिटिंग अरेंजमेंट लगा ली, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम लगने लग जाए तो 20 क्वेश्चन को कंबाइन करते ना एक दिन में निकालने लग जाना। तो इसके बारे में हम लोग इस कोर्स के अंदर पढ़ने वाले हैं, जो मैं क्लासेस आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। ठीक है, तो इसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया कि इसको आप लोग किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। इसमें प्रैक्टिस का कोई भी अल्टरनेट नहीं है। जोर इसलिए दे रहा हूँ इतनी बार, इसलिए बातें बोल रहा हूँ क्योंकि ये मार्क्स का मतलब 50 से 70% हिस्सा ये कवर कर लेता है टॉपिक। ठीक है, तो इसके लिए मैं काफ़ी सारी क्लासेस आपकी लगाऊंगा, उसके बारे में आपको टेंशन नहीं लेनी है। अप्रोच आप लोगों को बताएंगे, सारी चीज़ें बताएंगे इंपॉर्टेंट इसके बारे में, लेकिन ये उम्मीद मैं आप लोगों से करता हूँ, अगर हम लोग यहाँ से मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी यहाँ से ये मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरी, एक स्टूडेंट का मैंने कल देखा कम्युनिटी टेब और फेसबुक पे एक जगह कमेंट आया था कहीं पे कि सर आपने बैंक की क्लासेस कम कर दी, रेलवे की ज़्यादा लगा दी। तो देखो, बैंक की क्लासेस मैंने पहले से ही बहुत सारी डाल रखी है, आप लोग उनको जाके देखो, आपके बहुत सारे टॉपिक्स में क्लियरिटी आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। ठीक है, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। यहाँ पे हम लोग एक ही क्लास लगा रहे हैं वीक के अंदर, वो मैथ्स की भी हो सकती है, रीजनिंग की भी हो सकती है, जो आपकी संडे को होती है क्लास। ठीक है, इसी टाइम पे जब ये क्लास आप लोगों की अपलोड हुई है, इसी टाइम पे रेगुलर आप लोगों की क्लासेस अपलोड होंगी। लेकिन अगर आप लोगों का थोड़ा सा सपोर्ट रहा, सहयोग रहा, हमें लगा कि बहुत ज़्यादा मास स्टूडेंट्स को फायदा हो रहा है इससे, तो हम लोग इस क्लास को 2 क्लासेज में डिवाइड कर देंगे, मैथ्स का अलग, रीजनिंग का अलग। वीक में 2 क्लासेज ले आएंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आप लोगों का भी हमें सपोर्ट चाहिए। तो वो आप किसी भी तरीके से आप लोग मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाए। जितने ज़्यादा लोग आएंगे देखने के लिए, हमें मोटिवेशन मिलेगा कि हम लोग आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ प्रोवाइड करें। पजल और सिटिंग अरेंजमेंट हो गया। इसके अलावा जो देखो, कुछ लोगों ने, अब इसमें एक दिक्कत और है, कुछ लोगों ने इसी को रीजनिंग मान लिया कि यार इतना टॉपिक कवर होता है तो यही सीख ले, बाकी सीखने की जरूरत नहीं है। देखो, ये वाली चीज़ तो धोखा है एक तरीके से, क्योंकि ये कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में, आप 10 एग्जाम देखे होगा ना, एक एग्जाम में आप बोलोगे कि यार पजल ने फंसा दिया, मैं तो फंसा रह गया उसके अंदर, कहीं ना कहीं पर धोखा दी जाती है। लेकिन ये जो बाकी टॉपिक है ना, जैसे आप लोगों का सिलोग हो गए, सिलोलिज्म हो गया, रिवर्स सिलोग भी आता है आजकल। ठीक है, सिलोलिज्म हो गया, इनइक्वालिटी हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन, इसके अलावा आपका हो जाएगा रैंकिंग। ठीक है, तो मोस्टली टॉपिक तो यही आप लोगों के यहाँ पे बैंक के अंदर पूछे जाते हैं। एक आप लोगों का कोडिंग डिकोडिंग इंपॉर्टेंट है। इनपुट आउटपुट भी कर लो, चलो मेंस का टॉपिक है, लेकिन ये आप लोगों के प्री के लगभग टॉपिक हो गए। ठीक है, इसके अलावा एक आती है लॉजिकल रीजनिंग या डिसीजन मेकिंग, जिसको बोल देते हो, स्टेटमेंट आर्गुमेंट, इस टाइप की चीज़ें आती हैं, तो वो भी आप लोगों को हो जाता है एक लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, उसमें लॉजिकल रीजनिंग में उसको बोलता हूँ जो आपका डिसीजन मेकिंग आता है, कोर्स ऑफ एक्शन, स्टेटमेंट, एजम्पशन, उस टाइप की रीजनिंग हो गई। ठीक है, इसके अलावा देखो, एक टाइप का एक फ्लो चार्ट डायग्राम होता है जो लगभग एसबीआई में ही कई बार पूछा जाता है, तो एक्सपेक्ट कर दें कि AA वो ना पूछ ले, तो वो हम लोग पढ़ लेंगे, फ्लो चार्ट। ठीक है, एक चार्ट बना होता है, उस पर एक क्वेश्चन होता है जो एसबीआई पीओ मेंस 2016 में आया था एक बार, तो वो वाला टॉपिक भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। ये जो टॉपिक है ना, ये आपके टॉपिक है। ये वाले जो टॉपिक हैं, ये आपको कभी एग्जाम के अंदर धोखा नहीं देंगे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं। अगर आपने अच्छे से इनका सीख लिया ना, तो आप लोगों को कहीं दिक्कत नहीं आएगी। अब मान लो 35 नंबर का पेपर आ रहा है, 35 नंबर के पेपर में 20 नंबर की आप लोगों की पजल और सिटिंग आ गया, 15 नंबर की ये आ गई,
प्री की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये 15 नंबर में से तो अगर आपकी कॉन्सेप्टुअल क्लियरिटी है ना तो एक नंबर भी नहीं कटेगा आपका, 100% 15 के 15 नंबर आ जाएंगे विदाउट एनी एक्यूरेसी, विदाउट एनी मतलब मिस्टेक। आपका कोई भी माइनस मार्क नहीं होगा, पूरे 15 नंबर आ जाएंगे। इसके अलावा ये जो 15 मार्क्स आपके आएंगे ना, ये 15 मार्क्स आप मतलब 5 से 10 मिनट के बीच के टाइम अंतराल में कर लोगे, वो आपकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है आप किस तरीके से जो, क्योंकि बहुत फास्ट होता है। इनइक्वालिटी आपके 1 मिनट में 5 क्वेश्चन हो जाते हैं, सिलोग 2 मिनट में 5 क्वेश्चन हो जाते हैं, ब्लड रिलेशन 1 मिनट में 3 क्वेश्चन हो जाते हैं, डायरेक्शन भी ऐसे हो जाता है, बड़ा फास्ट होता है। अब देखो ये तो पीओ लेवल, डबल लेवल का सिलेबस हो गया। एक टॉपिक और मैं बताता हूँ जो आपका जनरली क्लर्क लेवल के अंदर आ जाता है, ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज ये आप लोगों का जनरली क्लर्क में आता है, तो इसलिए मैंने इसको बाद में लिखा है कि मैं आपको क्लियरली बता दूं कि आपका क्लर्क में आता है। इतने सारे टॉपिक हम लोगों को पढ़ने, तो देखो ये दो मैंने क्या प्लान किया है कि हम लोग जब भी पढ़ेंगे ना रीजनिंग, तो कुछ क्लासेज बीच बीच के अंदर पजल और सिटिंग की कुछ क्लासेज लगातार नहीं लगाएंगे, 10 क्लास लगाएंगे, क्योंकि लगातार आप भी बोर हो जाओगे पढ़ते पढ़ते इनको, ठीक है। बीच में हमने एक सिलोग की क्लास लगा दी, ठीक है, उसके बाद में गैप लेके एक पजल की क्लास लगा दी, उसके बाद में एक इनइक्वालिटी की क्लास लगा दी, फिर एक सिटिंग अरेंजमेंट की क्लास लगा दी, फिर एक ब्लड रिलेशन की क्लास लगा दी, फिर दोबारा एक पजल की क्लास लगा दी। ऐसे करके हम लोग अल्टरनेट इसके अंदर रखेंगे ताकि पजल और सिटिंग की क्लास एकदम फ्लो के अंदर बीच बीच में हमारी प्रैक्टिस होती रहे, और 10-10 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने। अब ये आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लेके आनी है ना, तो ये जो मैं अभी नए वीडियोस में तो पढ़ाऊंगा, इन सभी टॉपिक पे लगभग सारे टॉपिक्स पे मैं अभी मतलब मुझे याद नहीं कौन कौन से पे वीडियो बना दिए, लेकिन लगभग मैंने हर एक टॉपिक पे वीडियोस बनाए, ठीक है। जो याद है मैं बताता हूँ, सिलोग पे मैंने बनाया, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, रैंकिंग याद नहीं है मुझे, कोडिंग डिकोडिंग बनाया है, और मुझे याद नहीं है इनमें से किस किस पे मैंने बनाए। पेपर्स के अंदर तो सारे कंप्लीट हो गए होंगे, लेकिन इन सारे वीडियोस के तो मैंने बना दिए। पजल और सिटिंग के मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए, मुझे क्लियरली याद है सारी चीज़ें, तो वो पुराने वीडियोस भी आप लोग देख सकते हैं, और नए वीडियोस तो आपके लिए आएंगे। इसीलिए कम क्लासेस हैं बैंक की, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, ठीक है। दूसरा हम लोग क्या करेंगे, अभी देखो जो पुराने वीडियो तो आपको देखने ही देखने हैं, जो नए वीडियो शेड्यूल के हिसाब से जो आएंगे ना, उसके अंदर आप लोगों का क्या होगा कि मैं कुछ नए जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, न्यू पैटर्न जिसको आप लोग बोल देते हो, ठीक है। अब न्यू पैटर्न पुराना पैटर्न वैसे मेरे हिसाब से तो कुछ होता नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट वही होता है, क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट करके आप लोगों से पूछ लिया जाता है। तो मैं आप लोगों को उस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा कराने की कोशिश करूंगा जो आजकल हाल ही फिलहाल के एग्जाम में आए हुए हैं, वो आप लोगों को मैं ज़्यादा पढ़ाने की कोशिश करूंगा। अब बात आती है कि सर रीजनिंग को पढ़े कहाँ से, तो सबसे पहले ये जो न्यू पैटर्न क्वेश्चन है ना, ये क्या है, आप लोगों के 2016, 2017, 2018 इन 3 सालों में जितने भी एग्जाम हुए हैं बैंक के, उनके मेमोरी बेस्ड पेपर निकालो। मैं बार बार नहीं बोल रहा हूँ, उन्हीं से इंप्रूवमेंट आएगा, क्योंकि उसी के अंदर लेटेस्ट चीज़ें अवेलेबल हैं। ज़्यादा भी नहीं ना तो 3 सालों के अंदर में आप लोग ना करते 30-40 पेपर तो निकाल ही लोगे, 30-40 पेपर के क्वेश्चन कर लोगे, सफिशिएंट है एक बार के लिए। उसके बाद में बुक्स वगैरह भी मैं बता देता हूँ आप लोगों को, लेकिन पहला काम हमें यही है। और जो मेरी ये क्लासेज रहेंगी ना, उनमें इन्हीं के क्वेश्चन ज़्यादा रहेंगे, तो आपका नया पैटर्न भी हो जाएगा, ठीक है। नया पैटर्न पुराना पैटर्न कुछ नहीं होता, कॉन्सेप्टुअल क्लियरिटी है तो सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। सिलोली जब मैं रिवर्स सिलोग पूछ लिया तो उस पर थोड़े से रूल अगर अलग लगाओगे तो शॉर्ट ट्रिक्स निकल आती हैं उसके अंदर, तो वो हम लोग अलग से पढ़ लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो नई नई चीज़ें ट्विस्ट करके पूछ रहा है वो सारी चीज़ें हम लोग पढ़ लेंगे, लेकिन मुद्दा ये रहेगा कि इन 3 सालों में जितना भी जो भी नई नया पुराना जो भी पूछा गया है वो हम लोग सारा का सारा कवर करने की कोशिश करें, और कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी लाने के ऊपर मेन फोकस हमारा रहेगा। बाकी जो पुराने वीडियोज हैं वो आप लोगों को देखने बुक में यहाँ पे बता देता हूँ, रीजनिंग की कोई भी बुक लाओ, पजल और सिटिंग अरेंजमेंट के लिए तो मैं आप लोगों को बताता हूँ, बीएससी पब्लिकेशन की एक बुक आती है मैजिकल पजल ऐसे करके, वो आप लोग सभी को पता होगा उसका नाम, क्योंकि वो बहुत फेमस बुक है। लेकिन उसके अंदर जितना है वो आपको नहीं पढ़ना है, आप उसमें से प्रैक्टिस कीजिएगा। लेकिन आपको स्टार्टिंग में देखो पूरी बुक निकाल सकते हो, एग्जाम से पहले निकालो, बेशक जितना पढ़ सकते हो पढ़ो, लेकिन आप लोग जब ये पेपर पहले निकालोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप की पजल आप लोगों से एग्जाम में आजकल पूछी जा रही है। तो जब आप इस बुक से पढ़ोगे ना, तो आपको एग्जैक्टली पता रहेगा कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो पजल और सिटिंग के लिए तो ये पढ़ लो, ठीक है। इसके अलावा ये जो बाकी टॉपिक है ना, ये सारे टॉपिक है ना, इसके लिए कोई बुक मत लो, ये वाली चीज़ निकालो, बस बात खत्म। ये क्वेश्चंस निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। वरना क्या करो, नेट के ऊपर डालो सिलोलिज्म 50 क्वेश्चन,
कहीं से भी आ जाएंगे क्वेश्चन, कहीं से क्विज यूज कर लो, उसके लिए कोई बुक लेने की आप लोगों को जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इंटरनेट से पढ़ो आप लोग, इन टॉपिक्स के क्वेश्चन निकालो, मतलब हर टॉपिक के 100 150 200 क्वेश्चन निकाल लो, बात खत्म, आप लोगों का तैयार हो जाएगा। तो मेरा मुद्दा यही रहेगा, मैंने आपको पूरा प्लान बता दिया किस तरीके से हम लोग रीजनिंग को डिजाइन करेंगे। अब आप मुझे ये बताइएगा कमेंट सेक्शन में जाके, वहीं से मैं टॉपिक्स उठाऊंगा सारे के सारे कि सर आपके हिसाब से सीक्वेंस क्या होनी चाहिए टॉपिक को पढ़ने की, पहली क्लास किस चीज़ की लगाई जाए, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों का रीजनिंग का पढ़ने का पूरा जुगाड़ मैंने आप लोगों को बता दिया, किस तरीके से आपकी स्ट्रेटेजी हो सकती है, बुक भी मैंने बता दी है। अब लास्ट में टाइम की बात लास्ट में करूंगा कि टाइम स्पीड कैसे इंप्रूव करनी है, वो मैं लास्ट में बताऊंगा, दोनों सब्जेक्ट की एक साथ में, क्योंकि वो प्रोसेस एक ही है दोनों का, ठीक है। अब आ जाओ रीजनिंग, देखो एक तो यूट्यूब सोर्स है, यहाँ पे क्लासेस लगेंगी, मैंने पूरा प्लान बता दिया है। इसके अलावा कोई पढ़ना चाहता है तो मेरे अनअकैडमी पे, अनअकैडमी लर्निंग ऐप है, आप लोग प्ले स्टोर पर जाएंगे तो आप लोगों का डाउनलोड हो जाएगा, वेबसाइट भी है, थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ मैं, ठीक है, अनअकैडमी, ठीक है। अनअकैडमी में मेरी लाइव क्लासेस होती हैं, ठीक है, वहाँ पे लाइव क्लासेस होती है, उनका पूरा सिस्टम है, उन्होंने हमें प्रोवाइड किया हुआ है, तो वो लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत ही मामूली सी फीस है, एक महीने के 1000 रुपीज़ उसकी फीस है। उसमें आप मेरा सिर्फ रीजनिंग नहीं पढ़ सकते, मेरा सिर्फ मैथ्स नहीं पढ़ सकते आप लोग, मैं तो मैथ्स रीजनिंग वहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, उसके अलावा बहुत सारे टीचर हो रहे हैं, बहुत सारे टीचर हो रहे हैं, मतलब गिनोगे ना तो मतलब 15-20 पता नहीं कितनी गिनती में आएंगे, सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, तो वो आप लोग वहाँ से पढ़ सकते हो। तो 1000 रुपये मुझे ज़्यादा नहीं लगते, और उसमें भी आपको डिस्काउंट है 10%, यानी कि आपका कोर्स कितने में पड़ जाएगा, 900 रुपये में ही पड़ जाएगा, ठीक है। तो उसका मैं कोड बता देता हूँ, अपने चैनल का जो नाम है वही उसका कोड है, बैंकर्स पॉइंट। बाकी आपको उस साइड में एक फ़ोटो दिखाई देगी जहाँ पे मेरे प्रोफाइल वगैरह सारी चीज़ें दिखाई देंगी, वहाँ पे उस फोटो में देख लो, और नीचे डिस्क्रिप्शन में जब आप लोग जाओगे तो इसके सारे लिंक आप लोगों को मिल जाएंगे। तो देखो सारी हम लोग फ्री भी करना चाहते हैं सारी चीज़ों को, लेकिन मतलब जिन जो फीस दे सकते हैं, कोई अफोर्ड कर सकता है वो ले लो, सबके लिए ज़रूरी नहीं है। कोई अफोर्ड कर सकता है तो इन्हीं चीज़ों से हमें हेल्प होती है, और वहीं से हम लोग बाकी सारे लोगों को भी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। तो जो अफोर्ड कर सकते हैं वो लाइव क्लास अफोर्ड कर लीजिएगा, आपको फ़ायदा होगा, डाउट क्लियर सेशन है, क्यूज़ वगैरह होती रहती है, वहाँ पे क्वेश्चंस की कमी नहीं होगी, बहुत सारे एक्स्ट्रा फायदा आप लोगों को वहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। अब देखो एक तो ये चीज़ होगी लाइव क्लास की। अब कुछ लोगों को लाइव क्लास नहीं ले सकते, ठीक है, कुछ लोगों को ये दिक्कत होती है, सर हम लोग जॉब जाते हैं, कुछ भी दिक्कत होती है, ठीक है, वहाँ पे भी रिकॉर्डेड क्लास अवेलेबल होती है आपको अनअकैडमी में भी, लेकिन लाइव क्लास नहीं लेना चाहते, आप एक लिमिटेड टाइम में ज़्यादा कंटेंट लेना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा इंटरेक्शन वन वे हो जाता है, ठीक है, आपके कमेंट्स के जवाब हम लोग देते हैं, लेकिन इंटरेक्शन वन वे होता है, लाइव क्लास में इंटरेक्शन 2 वे होता है। तो हर चीज़ के अपने एक अलग फ़ायदे हैं। तो आप लोग हमारी वेबसाइट है www.bankerspoint.org, ये वेबसाइट है, और एक एंड्रॉयड ऐप है जिसका आप नाम सर्च कर लेना, बैंकर्स पॉइंट, ठीक है। ये क्या है, एंड्रॉयड ऐप। इसके ऊपर जाके आप लोग मेरे मैथ्स और रीजनिंग के कंप्लीट कोर्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, वो आप लोग परचेज कर सकते हैं, उसकी भी मामूली सी फीस है, वो उसकी जो भी जानकारी है वो इस नंबर में मिल जाएगी आप लोगों को, 8955974739, ठीक है। तो यहाँ से भी जो फीस आती है उसको हम लोग सारी जगह पे यूज़ करते हैं। आप लोगों की जो फ्री क्लासेस भी अरेंज होती है वो यहीं पे जो फीस आती है उसी से अरेंज होती है सारी। तो जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो यहाँ से भी ले सकते हैं। इसमें 6 मंथ और 12 मंथ्स की 2 वैलिडिटी है, तो आप लोग उस हिसाब से कर सकते हैं। जिसको कोई डाउट आ रहा है इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा, ठीक है, या फिर इस नंबर पर व्हाट्सएप कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग ये यहाँ पे देख सकते हैं सारी डिटेल जो भी मैंने बता दी हैं, और यहाँ पे मैथ रीजनिंग दोनों के बारे में यहाँ से भी आप लोग पढ़ सकते हो। इन्फॉर्मेशन थी मैंने बता दी है। अब हम लोग चलेंगे हमारे मैथ्स के सिलेबस के ऊपर, ठीक है। मैथ्स में देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा सिलेबस है, मेंस में तो आता ही आजकल भी है, डाटा इंटरप्रिटेशन, यानी कि जिसको आप लोग डीआई बोल देते हो। मेंस में तो लगभग पूरा का पूरा यही होता है आप लोगों का, ठीक है। लेकिन ये जो बाकी टॉपिक्स होते हैं ना, उनकी मदद के बिना नहीं निकल पाता है डाटा इंटरप्रिटेशन। अब डाटा इंटरप्रिटेशन को निकालने के लिए आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन का नॉलेज होना चाहिए, आपको परसेंटेज का नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको मान लो टाइम एंड वर्क के ऊपर डीआई पूछ ली गई है मेंस के अंदर, तो आपको टाइम एंड वर्क पता होना चाहिए, टाइम एंड डिस्टेंस पे पूछ ली गई टाइम। तो मैथ्स में सारी चीज़ें आपस में इंटरलिंक होती हैं, तो आपको सारी चीज़ें आएंगी तभी मैथ्स यहाँ पे आएगी। तो ये सारी चीज़ें आपस के अंदर इंटरलिंक हैं। और ये मेंस के अंदर तो लगभग आप लोग मान के चलो, मेंस में तो आप लोगों का 70 से 80%, 70 to 80%, कई जगह तो पूरा का पूरा यही आ जाता है, यही पूछा जाता है, डीआई ही पूछा जाता है ज़्यादातर एग्जाम्स के अंदर। जैसे SBI हो गया, LIC हो गया, इसके अंदर यही पूछा जाता है। और जो प्री होता है ना,
प्री में भी लगभग मान के चलो 40 से 50% इसी के टॉपिक्स यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो आप लोग इसको, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या पढ़ना होता है, सबसे पहले देखो मैं बताता हूँ किस तरीके से आप लोगों को पढ़ना है। मैंने पढ़ाया भी हुआ है बहुत सारे वीडियोस के अंदर। आपको 4 टाइप के ही यहाँ पे एक तरीके ग्राफ तो 4 ही टाइप के होते हैं। लाइन ग्राफ होता है, ठीक है, एक आपका बार ग्राफ होता है, एक आपका टेबल डीआई होता है, ठीक है, और एक आपका होता है पाई चार्ट, ठीक है। तो आप लोगों को इन्हीं 4 में आता है। 5वां हो जाता है मिक्स। मिक्स का मतलब हो जाएगा कि आपका लाइन प्लस बार कर देगा, लाइन प्लस पाई चार्ट कर देगा, इस तरीके से मिक्स होता है। अब टेबल डीआई के अंदर आप लोगों का आजकल एक नई चीज़ आ रही है, मिसिंग डीआई। तो इसमें कुछ डाटा मिसिंग हो जाता है, ठीक है, तो वो मिसिंग डीआई भी आप लोगों से पूछ लेता है। इसके अलावा इसके अंदर आजकल एक आ रहा है कैसलेट डीआई। कैसलेट डीआई में क्या होता है, जैसे आप लोग इंग्लिश में पैराग्राफ पढ़ते हैं ना, पैराग्राफ में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी होती है, इसी तरीके से मैथमेटिकल इन्फॉर्मेशन दी होती है आप लोगों को एक पैराग्राफ के रूप में। उस पैराग्राफ को यूज करके आपको बाकी उसके ऊपर आधारित क्वेश्चंस का आंसर देना होता है, और ये आजकल के पेपर्स में बहुत ज़्यादा पूछी जा रही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़नी होती है। इसके अलावा एक डीआई और होती है, बेस्ड ऑन वन ऑफ द अर्थमेटिक टॉपिक। मतलब जो डीआई होगी वो आप लोगों की एक अर्थमेटिक के टॉपिक से पूछ ली जाएगी, जैसे टाइम एंड वर्क पे पूछ ली गई, जैसे टाइम एंड डिस्टेंस पे पूछ ली गई, ठीक है। इसके अलावा जैसे आप लोगों से और कोई मिक्स रिलेशन पे बना दी या फिर एवरेज पे बना दी, मतलब कुछ न कुछ कॉन्सेप्ट वहाँ पे यूज मिलेगा। अब देखो वो तो जो एक स्पेशल डीआई हो गई, इसके लिए आपको सारा नॉलेज होना जरूरी है। किसी टॉपिक के ऊपर आगे जैसे टाइम एंड वर्क पे है तो टाइम एंड वर्क का पूरा नॉलेज होना जरूरी है। लेकिन जो नॉर्मल डीआई आप लोगों से प्री में पूछी जाती है, बाकी जगह पे पूछी जाती है, तो ज़्यादातर जो डीआई वही पूछी जाती है, जो रेयरली बहुत कम चांसेज में पूछी जाती है डीआई। मेंस के अंदर जनरली ये पूछी जाती हैं। तो इन सब के लिए आपको 2-3 चीज़ें आना बहुत ज़रूरी है। एक तो आपकी कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए। आप बोलोगे सर कैलकुलेशन कैसे फास्ट करने, उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। दूसरा, आप लोगों को परसेंटेज का नॉलेज होना चाहिए। अर्थमेटिक का जो टॉपिक है ना परसेंटेज, उसके बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए एकदम से डीपली। एक आप लोगों को रेशियो का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। इसके आधार पे आप लोग पूरा डीआई तैयार कर सकते हैं। उसकी पूरी स्ट्रेटजी और उसको कैसे पढ़ना है वो सारा हम लोग एक सेपरेट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों का हो जाता है। इसके अलावा देखो मैं बात करता हूँ आप लोगों से, अब इसको कहाँ से पढ़ना है वो मैं बता देता हूँ, बुक और कहाँ से जो भी चीज़ें हैं वो मैं बता देता हूँ यहाँ पे कि इसको पढ़ना कहाँ से है, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ है इसलिए मैं बताता हूँ पढ़ना कहाँ से है। अब देखो इसको सबसे पहले तो वो 2016, 17, 18 के पेपर से, वहाँ से तो मैथ्स और रीजनिंग दोनों ही पढ़नी है आप लोगों को। पहले वहीं की डीआई निकालनी है आपको, ताकि आपको पता लगे कि क्वेश्चन एक्चुअली में पूछ क्या रहा है। उसके अलावा बाद में देखो अरिहंत पब्लिकेशन जो है आप लोगों ने सुना होगा, अरिहंत पब्लिकेशन की डीआई की सेपरेट बुक्स आती हैं, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए आती हैं। तो वो आप लोग जो भी मीडियम में पढ़ते हो उसके हिसाब से आप लोग वो ले आना। उसके अंदर एकदम सिस्टमेटिक ढंग से अच्छे से डीआई दे रखी है, और उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा होगा वो आप लोगों को पेपर्स के अंदर और मिल जाएगा। तो दोनों को कंबाइन करके पढ़ना, अच्छे से आप लोगों की तैयारी हो जाएगी, ठीक है। तो अब आ जाते हैं इसके अलावा नेक्स्ट चीज़ों के ऊपर कि एक तो डीआई हो गया, डीआई के बारे में डिटेल में मैंने बता दिया क्योंकि ये क्या टॉपिक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। अब आ जाते हैं एक्स्ट्रा जो भी टॉपिक हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। आपका 5 नंबर का टॉपिक आ जाता है। कभी भी मेरे बहुत सारे वीडियोज़ मैंने बनाए हुए हैं इसके ऊपर, तो आप लोग देख लीजिएगा, और नए वीडियोज़ भी आप लोगों के लिए आ जाएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अब मुश्किल क्या आ जाती है, अंडर रूट का यूज में ले लिया कहीं पे, तो उस सब के जुगाड़ मैंने बता रखे हैं आप लोगों को, टेक्निक्स मैंने बता रखी है किस तरीके से उनको शॉर्ट ट्रिक से आप लोग निकाल सकते हैं। तो वो वीडियोस में देख लीजिएगा, और आने वाले टाइम में इसकी मैं क्लासेस लगाऊंगा इसी शेड्यूल के हिसाब से, तब हम लोग वहाँ पे और भी डिटेल के अंदर इसको बात करेंगे। अब इसके अलावा देखो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5 नंबर का टॉपिक हो गया, और इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका नंबर सीरीज, ठीक है। नंबर सीरीज में पहले सिर्फ मिसिंग वाली नंबर सीरीज पूछता था, आजकल आप लोगों से रॉन्ग वन आउट वाली नंबर सीरीज भी पूछने लग गया है। तो आप लोग नंबर सीरीज में मिसिंग तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, क्योंकि मिसिंग भी आ सकता है, मिसिंग तो पढ़ना ही पढ़ना है, साथ में आप लोगों को रॉन्ग वन आउट भी पढ़ना है, ठीक है। रॉन्ग वन आउट वाली पढ़नी है, और ये ही ज़्यादातर एग्जाम के अंदर आ रही हैं, और दोनों मैंने यूट्यूब पे कराई हुई है। आप लोग पुराने वीडियोस देख लीजिएगा, और कुछ नए क्वेश्चंस के साथ में मैं और भी वीडियोस लेके आऊँगा। तो ये तो आप लोगों का एक नई चीज़ हो गई। और आ जाओ देखो और कौन से टॉपिक है जो 5 से 10 नंबर के आते हैं, सिंप्लीफिकेशन या फिर अप्रोक्सीमेशन, कुछ भी बोल लो आप लोग, सिंप्लीफिकेशन
या फिर अप्रोक्सीमेशन, शॉर्ट में लिख देता हूँ, समझ जाइएगा आप लोग। अप्रोक्सीमेशन ये आप लोगों का पीओ के एग्जाम में लगभग 5 नंबर के आ जाते हैं और कलर के एग्जाम में कई बार 10 नंबर के भी आ जाते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें बोर्ड मास का रूल पता होना चाहिए, थोड़ी कैलकुलेशन की टेक्निक पता होनी चाहिए, आराम से क्वेश्चन हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, ये तो मोटे मोटे टॉपिक हो गए जो पूछे जाते हैं। इसके अलावा अर्थमेटिक है। अब अर्थमेटिक के कौन कौन से टॉपिक है मैं यहाँ पे लिखूंगा नहीं, मैं आपको बोल के बता देता हूँ। सबसे जो बेसिक टॉपिक है जिसके ऊपर पूरा मैथ बेस करता है वो है आपका परसेंटेज। ठीक है, शॉर्ट में लिखता चलता हूँ मैं, रेशियो एंड प्रपोर्शन, ठीक है, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है, ये तो एकदम से आप लोगों को पढ़ के चलने, इनके ऊपर बेस्ट क्वेश्चन तो आप लोगों से पूछे जाते हैं। इसके अलावा एवरेज, रेशियो एंड प्रपोर्शन और परसेंटेज, ये तो आपका कहीं पे भी काम में आ सकता है, ये तो आपको आने चाहिए, पूरी मैथ में इसका यूज है, कहीं पे भी चले जाओ, कोई भी एग्जाम में चले जाओ, ये 3 टॉपिक तो आपको आने जरूरी है। इसके अलावा मिक्सचर एंड एलिगेशन टॉपिक हो गया। ठीक है, अब आप लोग टाइम एंड डिस्टेंस में जाएं तो बोट एंड स्ट्रीम भी है, वहाँ पे बोट एंड स्ट्रीम हो गया। पाइप एंड सिस्टम्स हो गया आप लोगों का, पाई नल और होज अगर आप लोग हिंदी के अंदर बोलें। इसी तरीके से जो बचे हुए बाकी हमारे जो भी अर्थमेटिक के टॉपिक हैं वो सारे हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो वो सारे टॉपिक आप लोग के अर्थमेटिक में आ जाते हैं। अब देखो ये जो पूरा पैकेज है ना, ये हम लोग पूरा यूट्यूब के ऊपर आराम से सिस्टमेटिकली पढ़ने की कोशिश करेंगे। हालांकि सप्ताह में एक ही क्लास आएगी, लेकिन जो क्लास आएगी काफ़ी लेंथ होगी क्लास की, अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे और खूब सारा मैटर कम टाइम में ही। मैं आपको पता ही है कि मेरी जो क्लास होती है वो 20 मिनट में काफ़ी ज़्यादा पढ़ा जाती है, तो हम लोग 40 मिनट या 1 घंटे की क्लास कर लेंगे, तो उसमें तो काफ़ी कुछ हम लोग पढ़ लेंगे। तो अच्छे से हम लोग इसको करने की कोशिश करेंगे। आपका वही काम है फिर से कि आप लोग क्या करोगे, कमेंट सेक्शन में बताओगे कि सर कौन सा टॉपिक पहले उठाया जाए। इसमें से ही बता सकते हो, इसमें से ही बता सकते हो, इसमें से ही बता सकते हो, इसमें से भी बता सकते हो। जो भी टॉपिक आप लोगों की मन मर्जी हो कमेंट कीजिएगा। ज़्यादातर लोग जिसके बारे में बात करेंगे वही हम लोग वहाँ से पिकअप कर लेंगे पहली क्लास के लिए। ठीक है, जो हमारी नेक्स्ट वीक के अंदर होने वाली है। और अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा, इस वीडियो को अच्छा सपोर्ट मिला, आप लोगों ने अच्छे से शेयर किया, मुझे लगा कि बहुत सारी स्ट्रेंथ आ रही है, तो मैं मैथ्स और रीजनिंग की अगले वीक से ही 2 क्लासेस कर दूंगा वहाँ पे, मैथ्स की सेपरेट क्लास और रीजनिंग की सेपरेट क्लास, और शेड्यूल अपडेट होकर आप लोगों के सामने आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब इसकी तो मैंने आप लोगों को बुक बता दी है, इनकी बुक फिर से लेने की जरूरत नहीं है, इनकी बुक लेने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने रीजनिंग में बताया, क्यों लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनके अंदर कुछ भी आ सकता है, कोई पता नहीं है क्या पैटर्न वैटर्न कुछ नहीं होता। एक तो मैं पढ़ाऊँ वो पढ़ लेना, जैसे अर्थमेटिक में जो मैं पढ़ाऊँ वो पढ़ लेना। इसके अलावा आप लोगों को क्या करना है, जो 2016, 17, 18 के पेपर हैं वही निकालने हैं, उसी से आइडिया लगेगा। उसके अलावा कोई भी बुक उठा लेना, कोई भी बुक उठा लेना। और अगर क्वेश्चन चाहिए ना, क्वेश्चन अच्छे वाले चाहिए मैथमेटिक्स के, तो आप लोग जाओ RS अग्रवाल। ठीक है, लेकिन RS अग्रवाल में क्वेश्चन देखना है, सॉल्यूशन नहीं देखना है। सॉल्यूशन जैसे मैं कराता हूँ वैसे करना है आप लोगों को। सॉल्यूशन RS अग्रवाल वाले कर लिए ना तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि वो ट्रेडिशनल वे के अंदर जैसे पुराने टाइम में करते थे सारे लोग। ठीक है, हम लोग जैसे 8th और 10th क्लास के अंदर जैसे कॉपियों में लिख के आते थे, उस तरीके से वो करता है। तो शॉर्ट ट्रिक्स वहाँ पे नहीं है, उसके मेथड से सॉल्यूशन नहीं करना है, क्वेश्चन वहाँ से देखना है, सॉल्यूशन जो हम कराएंगे उस तरीके से करना है। लेकिन क्वेश्चन अच्छे खासे आप लोगों को वहाँ से मिल जाएंगे, आंसर भी बिल्कुल सही मिलेगा, लेकिन जो तरीका होगा करने का, मेथड आपको वहाँ से अडॉप्ट नहीं करना है, आपको सिर्फ क्वेश्चन देखना है। ठीक है, अगर आप लोग बुक लेना चाहे, बाकी आप लोग इंटरनेट के ऊपर से ही सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। तो ये अर्थमेटिक में मैं बताता हूँ, देखो मिक्सचर, एलिगेशन, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, टाइम एंड टाइम, बहुत सारे टॉपिक मैंने करा दिए। बोट एंड स्ट्रीम भी मैंने करा दिया यूट्यूब के ऊपर, दोबारा से लेके आएंगे काफ़ी सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए, लेकिन इनके भी बहुत सारे वीडियोज ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो आप लोग जाके अभी से ही तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। देखो सिलेबस हमने डिस्कस कर लिया, बुक्स हमने डिस्कस कर ली हैं। ठीक है, स्ट्रेटेजी मैंने आप लोगों को बता दिया किस तरीके से पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है। अब मैं आप लोगों को मैथ्स में 1-2 चीज़ें और बता देता हूँ। मैथ्स में जो चीज़ आपको हैबिट बनानी है डेली बेस पे, स्ट्रेटेजी जिसको बोलते हैं, मैथ्स और रीजनिंग के अंदर कम से कम, और तो आपका शेड्यूल चलेगा वो तो चलना चाहिए। मैथ्स में जो DI वाला पोर्शन है ना, उसके आप लोग 10 DI रोज निकालो। रीजनिंग के अंदर आप लोगों का पजल और सिटिंग अरेंजमेंट वाला जो पोर्शन है, 10 क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट के, 10 क्वेश्चन पजल के रोज निकालने हैं आप लोगों को। इसके अलावा रीजनिंग में डेली एक टॉपिक इन दोनों के अलावा पकड़ लेना। जैसे आज सिलोक पकड़ लिया तो उसके 50 क्वेश्चन लगाने हैं। ठीक है, एक टॉपिक पकड़ लिया, 15 टॉपिक होंगे, मोस्टली 15 होंगे नहीं, 10 टॉपिक के आसपास होंगे बचे हुए। हर 10 दिन के अंदर, जैसे पहले दिन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टॉपिक हैं आप लोगों के। मैं एकदम परफेक्ट स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, इससे क्या होगा, आपका दिमाग तैयार हो जाएगा एग्जाम के लिए। तो इसको ध्यान से सुनिएगा। जैसे 10 दिन है,
पहले दिन आप लोगों का ये 50 क्वेश्चन आ गया सीलोक का, ठीक है। अब बाकी ऐसे ऐसे रिपीट होते रहेंगे, नीचे बाकी टॉपिक चलते रहेंगे 10 दिन तक। जैसे ही 11वां दिन आएगा फिर से सीलोक का नंबर आ जाएगा। इसी तरीके से फिर 12वें दिन जो 2 नंबर पे मान लो आप लोगों ने पढ़ा था डायरेक्शन, तो 12वें दिन फिर से किसका नंबर आ जाएगा, डायरेक्शन का नंबर। ऐसे एक प्लान बना लो अपना पूरा, ठीक है। इस तरीके से 50-50 क्वेश्चन इनके निकालने। तो एक बात सोचो, अगर इतना आपने टाइम दे दिया, और इसको अल्टरनेट डे भी कर सकते हो आप लोग, अगर कुछ ज़्यादा लोड पड़ रहा है ना आपके ऊपर तो कुछ अरेंजमेंट कर लो, कुछ क्वेश्चन की संख्या कम कर लो, जब स्पीड बन जाएंगे तब बढ़ा लेना नंबर ऑफ क्वेश्चन। लेकिन इस तरीके से आपको हैबिट होनी चाहिए क्वेश्चन को निकालने की। ऐसे ही आप लोगों को मैथ्स के अंदर करना है, ठीक है। मैथ्स में मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि वीक में एक बार आप लोगों को क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 20 क्वेश्चन निकालने, वीक में एक बार, हर वीक में एक बार, ठीक है। हर वीक में एक बार निकाल लेना, प्रैक्टिस हो जाएगी अपने आप अच्छे तरीके से। और मेरे वाले तरीके से निकालना, 1 मिनट में 5 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों को क्या करना है, नंबर सीरीज जो है ना, नंबर सीरीज के 10 क्वेश्चन रोज निकालने, क्योंकि नंबर सीरीज आती है। एक दिन मिसिंग निकालना, एक दिन रॉन्ग आउट निकालना। तो जितने भी टाइप के पैटर्न होंगे ना, आप लोग एग्जाम तक पता नहीं कितने हजारों नंबर सीरीज निकाल जाओगे। तो जैसे अभी हमें नंबर सीरीज को देखते मतलब लगभग लॉजिक पता चल जाता है, क्योंकि हम लोग पिछले 3-4 सालों से पढ़ा रहे हैं, तो इतने सारे क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग होके गुजर चुके हैं कि हमें मतलब उनकी हैबिट्स ही हो गई, देखते ही एक आइडिया लग जाता है कि यहाँ पे ये चीज़ होगी। हालांकि आपको बताते हैं एक अलग तरीके से, लेकिन देखते ही वो पता लगने वाली जो चीज़ होती है ना, वो प्रैक्टिस से आती है कि हमें देखते फीलिंग आ जाती है, हाँ यार इसका क्वेश्चन का सोल्यूशन इस तरीके से होगा। तो वो फीलिंग लाने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी है। नंबर सीरीज रोज 10 क्वेश्चन निकालो आप लोग, रोज 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस बना लो, क्योंकि ये तो 5 नंबर डेफिनेटली पक्के हो जाएंगे फिर आपके, और ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करते हैं। अर्थमेटिक का जो टॉपिक है ना, वो आप लोग इस तरीके से करना है। जैसे अर्थमेटिक के 10 टॉपिक हैं, हर टॉपिक के 50 क्वेश्चन लगा लो, आज 50 क्वेश्चन इसके, आज 50 क्वेश्चन इसके, आज 50 क्वेश्चन इसके, कुल मिला के और आप लोगों को क्या करना है, रोज ना करते हुए भी 100 से 200 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप लोगों को रोज करनी है, चाहे आप किसी भी टाइप के क्वेश्चन की आप लोग करें, ठीक है। 100 से 200 क्वेश्चन मैंने रेंज बताई है, 100 मिनिमम है, इतना तो करना ही करना है। जो लोग कमजोर हैं, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, एकदम बिगिनिंग में उनको करना है, और जो लोग अच्छे लेवल पे पहुंच रहे हैं 200 क्वेश्चन आप लोगों को करने। इससे ज़्यादा आप लोग कर सकते हो, ज़्यादा करिएगा, ठीक है। और एग्जाम से पहले एक बात और बताता हूँ, वीकली एक मॉक टेस्ट देना है आप लोगों को, वीकली एक ही मॉक टेस्ट देना है शुरू के अंदर, ज़्यादा मॉक टेस्ट से कुछ नहीं होता है शुरू के अंदर, ठीक है। अगर रोज मॉक टेस्ट दोगे तो कुछ नहीं होगा, अगर 8-10 महीने तक देते रहोगे तो, क्योंकि अगर टॉपिक वाइज, वैसे तो बहुत कुछ हेल्प होगी मॉक टेस्ट है, लेकिन टॉपिक वाइज नहीं पढ़ोगे तो नहीं होगी। पहले टॉपिक वाइज पूरा सिलेबस कवर करना है, फिर मॉक टेस्ट देना है। तो शुरू में जब स्टार्टिंग करो ना पढ़ने की, तब वीकली एक मॉक टेस्ट दो, एक वीक में एक मॉक टेस्ट दे दिया, जैसे संडे का दिन निर्धारित कर लो, संडे को मैं एक मॉक टेस्ट दूंगा, ठीक है। उसके बाद में जब एग्जाम का 1 महीना रह जाए ना, 1 महीना 1 मंथ, कि भाई कोई भी एग्जाम आप देने जा रहे हो उसका 1 महीना ही बचा हुआ है, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, पूरी आपको एक पूरा पैकेज बता रहा हूँ किस तरीके से आप लोग तैयारी कर सकते हो। 1 महीना जब किसी भी एग्जाम का बचता है, तब आप रोज एक टेस्ट देना स्टार्ट कर दो, ठीक है। 1 महीने को 15-15 दिन में डिवाइड करो। देखो 15 दिन नहीं तो आपको समझ में नहीं आए, फिर कंफ्यूज होगे। शुरू के 15 दिन तो आप एक मॉक टेस्ट रोज दे रहे हो, आगे वाले जो 15 दिन है ना, यहाँ पे आपको 2 मॉक टेस्ट रोज कर देने। टॉपिक वाइज स्टडी धीरे धीरे कम करते चले जानी है, और मॉक टेस्ट को यहाँ पे बढ़ा देना, क्योंकि ये सारी चीजें तो आप कर चुके होंगे पहले बहुत ज्यादा। तो लास्ट में जाके मॉक टेस्ट के ऊपर हमें लास्ट के 1 महीने में अच्छे से फोकस करना है। पहले मॉक टेस्ट ज्यादा नहीं देने, पहले टॉपिक वाइज हमें स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है और टॉपिक वाइज चीजों को तैयार करना है। और क्वेश्चन को अपने हाथ से देखो, आप कोई गाड़ी चला रहा है, आप उसकी साइड वाली सीट के ऊपर बैठ के उस बंदे को देख रहे हो, हाँ ये गाड़ी अच्छी चला रहा है, कुछ नहीं होगा जब तक आप खुद स्टीयरिंग पे नहीं बैठेंगे, आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे, कैसे आएगी आपको। वही सिस्टम है यहाँ पे मैथमेटिक्स और रीजनिंग के अंदर, प्रैक्टिस का कोई भी अल्टरनेट नहीं है। और मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, तो आप लोग मैथ्स और रीजनिंग में पहला टॉपिक कौन सा लेना है वो आप लोग मुझे बता दीजिएगा नीचे कमेंट्स के अंदर। अब आ जाते हैं लास्ट पॉइंट पे, स्पीड। स्पीड नहीं बनती सर, बड़ा ही मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा हो गया है ये आज के टाइम पे। सर स्पीड नहीं बनती, तो इसका जवाब किसी के पास नहीं है, मेरे पास भी नहीं है इसका जवाब। लेकिन मेरे पास इसका जवाब नहीं है कि स्पीड नहीं बनती, कि नहीं बनती। कोई मुझसे सर मेरी तो स्पीड ही नहीं बनती, तो आपका क्वेश्चन थोड़ी है, आप तो बता रहे हो सर नहीं बनती मेरी स्पीड। आप ये पूछो कि सर मेरी स्पीड क्यों नहीं बनती, मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी स्पीड बन जाए। तो मेरे पास एक चुटकी बजाने वाला सॉल्यूशन तो कोई है नहीं आप लोगों के लिए कि सर ये कर लो और आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। ये एक प्रोसेस होता है स्पीड बढ़ाने का, ठीक है। स्पीड देखो क्यों नहीं आती है, उसके 2-3 रीजन होते हैं। आप लोग किसी भी टॉपिक को रॉन्ग अप्रोच, गलत अप्रोच से टैकल कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूं, जैसे आप लोग नंबर सीरीज करते हो, ठीक है। नंबर सीरीज में लॉजिक लगते हैं, कई बार क्या लॉजिक लगता है,
1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। किसको सपने में आएगा कि ये वाला लॉजिक लगेगा? एग्जाम में पकड़ पाते हैं क्या ऐसे लॉजिक? नहीं पकड़ पाते हम लोग ऐसे लॉजिक, कितने प्रैक्टिस कर लो नहीं पकड़ पाते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों का आप लोगों को पता होना चाहिए कि इनका क्या इलाज है, कि इन लॉजिकों से कैसे बचा जाए। इस लॉजिक की जरूरत नहीं है, इसकी डिफरेंस की सीरीज निकाल लो आप लोग, डिफरेंस निकाल लो 2 बार और तो डिफरेंस ही हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन। तो जिसको नहीं पता है वो लोग मेरी नंबर सीरीज की वीडियो देखना यूट्यूब के ऊपर, आपको पता चलेगा कि नंबर सीरीज के लिए सही अप्रोच क्या है। सही अप्रोच से जाओगे तो लॉजिक निकल के आ जाएगा, निकल के आ जाएगा। सही अप्रोच से जा रहे हो, सही रास्ते जा रहे हो तो पहुंच जाओगे मंजिल के ऊपर। अप्रोच ही गलत है तो टाइम तो लगेगा, क्योंकि कभी इधर भाग रहे हो, कभी इधर भाग रहे हो, कभी इधर भाग रहे हो, सॉल्यूशन मिल नहीं रहा आप लोगों को, रैंडमली चीजों को कर रहे हो, वहां पे गलती होती है। तो रॉन्ग अप्रोच नहीं लगानी है हमें। स्पीड नहीं आने का पहला कारण आप लोगों का ये है कि आप लोग गलत अप्रोच से चीजों को करते हो। जैसे पजल और सिटिंग अरेंजमेंट में भी यही होता है, गलत अप्रोच से चीजें कर लेते हो, टाइम टेकिंग हो जाती है और क्वेश्चन को गलत करा जाती है। ठीक है, एक तो ये कारण होता है आप लोगों का, रॉन्ग अप्रोच आप लोग लगाते हो। दूसरा आप लोगों का कारण होता है लैक ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है, यानी कि आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं, वो एक दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि आप लोग खुद से ही क्वेश्चन को सोल्व, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन इतने ज़्यादा होने चाहिए कि आपका हाथ अपने आप धीरे धीरे तेज हो जाएगा। तो आप लोगों की प्रैक्टिस आप लोगों की टाइम टू टाइम होनी चाहिए, तो स्पीड अपने आप इंप्रूव हो जाएगी। 2 चीज़ों इंप्रूव कर लो, मैं गारंटी बोल रहा हूँ। स्पीड इंप्रूव नहीं हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा। सही अप्रोच होनी चाहिए। अब रॉन्ग अप्रोच को सही कर लिया तो काम सही हो जाएगा। लैक ऑफ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस की कमी नहीं होनी चाहिए। तो आपको क्या करना है, अप्रोच के ऊपर काम करना है। मतलब ऐसी अप्रोच अपनानी है कि जिससे टाइम लिमिट के अंदर क्वेश्चन सोल्व हो जाए, या फिर क्वेश्चन डेफिनेटली सोल्व हो जाए। दूसरा, आप लोगों को प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। अब ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, ये महीनों का प्रोसेस है। आप लोगों को टाइम लगेगा, 3, 4, 5, 6 महीने आप लोगों को आपकी कैपेसिटी के हिसाब से लगेंगे स्पीड बनाने में। लेकिन यही 2 चीज़ें हैं जो स्पीड बनाती हैं। जिसको एग्जैक्टली सही अप्रोच पता होगी वो आप लोगों की, अब जैसे मैंने आप लोगों को इनइक्वालिटी बताया तो आप लोग 1 मिनट में 5 क्वेश्चन निकाल लेते हो। जब आप लोग 1 मिनट में 5 क्वेश्चन निकाल लेते हो तो वो क्या है, क्यों निकाल लेते हो? पहले आपको अप्रोच नहीं पता थी सही, अभी आपको अप्रोच पता है सही, तो आप अप्रोच में निकाल लेते हो। तो अप्रोच सही पता होगी तो टाइम अपने आप कम लग जाएगा। प्रैक्टिस ज़्यादा होगी तो आपको उसको अप्लाई, वो जो अप्रोच है ना उसको अप्लाई करना फास्ट हो जाएगा आप लोगों का। तो प्रैक्टिस करोगे तो स्पीड अपने आप इंप्रूव हो जाएगी। मैथ्स में ये चीज़ लागू है और रीजनिंग में। अब मैथ्स में एक चीज़ और आती है सर, कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में टाइम लगता है, यही तो एक प्रॉब्लम हो रही है ना। तो इसके लिए मैं स्पीड मैथ्स की कुछ क्लासेज लगा दूंगा, तो उनसे कुछ आप लोगों को सही अप्रोच मिल जाएगी किस तरीके से चीज़ों को टैकल करना है। इसके अलावा जब प्रैक्टिस करोगे तो कैलकुलेशन अपने आप इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है, तो आज से मैं आप लोगों की तैयारी में लगा हुआ हूँ। आरआरबी के लिए, रेलवे के लिए बहुत सारी हम लोग क्लासेस लेके आ रहे हैं। मैं भी मैथ्स रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ, तो आपके कोई दोस्त वगैरह अगर तैयारी करें तो उन्हें बताइएगा आप लोग। और बैंक के लिए मैं वीकली 1 क्लास आप लोगों के लेके आऊँगा। अगर आपका सहयोग रहा तो हम लोग 2 क्लासेज भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो पूरी उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को एक समझ में आया होगा किस तरीके से हम लोग तैयारी करने वाले हैं और आपको किस तरीके से मैथ्स और रीजनिंग को टैकल करना है। और जो बिगनर्स हैं उनके लिए वीडियो बहुत उनको गाइड करने वाला वीडियो रहेगा। अगर आपको नहीं पता है, आप तो आज तक आप लोगों ने एक भी एग्जाम नहीं दिया, तो आपको पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन जो भी मैथ्स रीजनिंग के बारे में चाहिए था वो सारा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर मैंने दे दिया है। इसके अलावा हाँ, एक चीज़ मैं भूल गया, दोनों जगह पे मैं एक चीज़ मिस कर गया। वो था एक टॉपिक आजकल आ रहा है डाटा सफिशिएंसी। ये मैं क्यों मिस किया उसका कारण ही बताता हूँ मैं आप लोगों को, क्योंकि ये खुद के अंदर कोई टॉपिक है ही नहीं है। ये टॉपिक बाकी टॉपिक्स के ऊपर डिपेंड रहता है। जैसे रीजनिंग में ब्लड रिलेशन के ऊपर आ गया, डायरेक्शन पे आ गया, रैंकिंग पे आ गया। इधर आप लोग इसमें जाओगे, मैथ्स के अंदर जाओगे तो आपका क्वाड्रेटिक के ऊपर ये बन के आ जाता है, आपका अर्थमेटिक के किसी क्वेश्चन के ऊपर ये किसी में बन के आ जाता है ये। तो ये पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है, इसका कॉन्सेप्ट सारे वही होते हैं। इसको सबसे लास्ट में पढ़ेंगे जब सारी चीज़ें पढ़ लेंगे हम लोग, क्योंकि वो उसी के ऊपर बेस्ड होते हैं। जिसको बाकी सारे टॉपिक आते हैं उसको ये पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। थोड़ा सा दिमाग लगा लो, बस 1-2 क्वेश्चन देख जाना, आपको पता लग जाएगा कि डाटा सफिशिएंसी में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैंने कुछ वीडियोज़ भी यहाँ पे उसके ऊपर डाले हुए हैं। तो ये एक टॉपिक मैं थोड़ा सा मिस कर गया था, क्योंकि ये बाकी टॉपिक्स के ऊपर ही डिपेंडेंट है। तो मेरे को लास्ट में इसको कराना है, कराऊंगा मैं लास्ट में, तो लास्ट में बताना था, तो ये थोड़ा सा मिस हो गया, तो इसको ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, और बाकी मुलाकात होगी हमारी अगले क्लासेज में। सारी क्लासेज रेगुलर होंगी आप लोगों की, संदीप सर की, अंकित सर की और मेरी। और अगर आपका सहयोग रहा तो बाकी और फैकल्टीज़ को भी जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन थोड़ा सा अगर आप लोगों की तरफ से हमें रिस्पॉन्स मिलेगा अच्छा, तो हम लोग इसको बहुत आगे ले जाने की सोच रहे हैं पूरी प्लानिंग के साथ में। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों से सहयोग की, और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लेक्चर आप लोगों के लिए आने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, मुलाकात होगी अगले किसी वीडियो में।